हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 का चैप्टर मोशन इन अ प्लेन डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग बेटा वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। ऑलरेडी मैंने बेटा यूनिट एंड डायमेंशन का जो वीडियो बनाया उसमें मैंने ये आपको बता रखा है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिर भी यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में बेटा हर वो चीज हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सको, क्या कर सको, मेजर कर सको, जिनसे फिजिक्स के फॉर्मूले बन सके, जिनसे फिजिक्स के लॉज डिराइव हो सके, उसको हम बेटा फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास को हम नाप सकते हैं, मेजरिंग टूल से नाप सकते हैं, मास से का फॉर्मूला बनता है और मास से लॉज बनता है। फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है। तो ये सारी चीजें हम इनको क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं। और मेजर करने के साथ साथ हम इनको फॉर्मूला बना सकते हैं, इनसे फिजिक्स के लॉज को डिराइव कर सकते हैं। उसको बेटा हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब हमारी फिजिक्स में बेटा जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, हमारे फिजिक्स में जो बेटा फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये दो पार्ट में डिवाइड की जाती है। कितने पार्ट में डिवाइड की जाती है, दो पार्ट में। इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो हम कहते हैं बेटा कुछ फिजिक्स की फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं कि ये स्केलर होती है। क्या होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको याद रखना, कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। और कुछ जो होती है बेटा उनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। कैसी क्वांटिटी कहते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एक तीसरी भी होती है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो थर्ड पार्ट में भी डिवाइड होती हैं, जिनको आप टेंसर कहते हैं। कौन सी क्वांटिटी कहते हैं बेटा, टेंसर क्वांटिटीज में आती हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि टेंसर क्वांटिटीज कौन सी होती है, टेंसर क्वांटिटी आई मीन क्या होती है और उसके एग्जांपल। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेटा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। देखो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जब वो स्केलर क्वांटिटी में आती है, किस में आती है, स्केलर क्वांटिटी में। तो फिजिक्स की फिजिकल क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी में वही क्वांटिटीज आएंगी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो। क्या हो बेटा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू हो, प्रेजेंट हो, बट डायरेक्शन ना हो। डायरेक्शन क्या हो, ना हो। न्यूमेरिकल वैल्यू तो हो, मैग्नीट्यूड तो हो, बट डायरेक्शन नहीं हो। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, किसकी बात करूं, एग्जांपल की बात करूं, तो देखो अगर बेटा मैं डिस्टेंस की बात करूं, किसकी बात करूं, डिस्टेंस की बात करूं, तो जब मैं इससे पहले वाला चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया था कि डिस्टेंस को हम क्यू स्केलर कहते हैं। जैसे आप अपने घर से निकले स्कूल के लिए, तो आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, अब आपका जैसा मन होगा आप उस डायरेक्शन में घूमते हुए जा रहे होगे, उधर साइकिल मोड़ दोगे, उधर बाइक मोड़ दोगे। तो क्या आपके पास पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं। आप रैंडम मोशन कर रहे हो। कैसा मोशन कर रहे हो, रैंडम मोशन कर रहे हो। लेकिन जब आप घर से स्कूल गए तो आपने ये बोला कि हाँ हम मेरे घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है जो हम चल के आए हैं वो 5 किलोमीटर है। कितनी है, 5 किलोमीटर हम चल के आए। इतनी बात समझ में आ गई। तो डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है। जैसे आपको इस वक्त कमरे का टेम्परेचर मेजर करना है। क्या मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करना है। तो आपने इस कमरे का टेम्परेचर मेजर किया, आपने कहा कि 30 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये 30 डिग्री क्या है, ये मैग्नीट्यूड हो गया ना। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया ना। बट डायरेक्शन, क्या टेम्परेचर में डायरेक्शन है क्या, डायरेक्शन नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से आपको करंट मेजर करना हो, क्या मेजर करना हो, करंट। इस वक्त कमरे में कितनी करंट आ रही है, आपने कहा कि 50 एम्पियर। मान लो एक सर्किट है बल्ब के अक्रॉस, तो आपने कहा कि 20 एम्पियर करंट आ रही है। तो क्या करंट के पास डायरेक्शन है क्या, डायरेक्शन नहीं है। तो फिजिक्स की हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन ना हो। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब काउंटिंग नंबर्स। इसको यहाँ पे मैं ऐसे करके भी लिखूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा,
काउंटिंग नंबर्स। क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स या न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड आप उसको बोलो। तो फिजिक्स की वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो या काउंटिंग नंबर्स हो बट डायरेक्शन ना हो, उसको हम कौन से कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। डिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, मास हो गया, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। देखो बेटा, फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है बेटा। क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला बेटा? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, आप अपने घर से, आपको जानो, जैसे मैंने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया था कि घर से आप निकले, ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, स्कूल जाना है ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो ये घर से ये स्कूल के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, एकदम सीधा, कहीं पे कोई भी टर्न नहीं है, एकदम सीधा, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आपने कहा कि घर से स्कूल यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। अब वो जो पाथ है वो किसी के घर से निकल सकता है, रेलवे ट्रैक से निकल सकता है, कहीं से भी निकल सकता है। तो अब उसके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया ना एक, कि एकदम सीधे नॉर्थ डायरेक्शन में जाना, एकदम सीधे नॉर्थ डायरेक्शन में जाना, पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया? कैसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई? वेक्टर हो गई। इसी तरह वेलोसिटी है, इसी तरह एक्सीलरेशन है, इसी तरीके से फोर्स है। फोर्स भी कैसी है? फोर्स के पास डायरेक्शन है ना। जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट पे आपने कहा कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने न्यूटन का फोर्स लगा बेटा? 10 न्यूटन का। तो बेटा अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो ये 10 न्यूटन क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में तो मूव कर रहा होगा। तो फोर्स के पास डायरेक्शन है कि नहीं? बोलो भाई ना, डायरेक्शन है ना। जैसे ये मान लो रबर, अब ये एक सरफेस थी, इलास्टिक सरफेस थी, रबर थी मान लो, इस पे आपने प्रेशर लगाया। क्या लगाया? प्रेशर। थोड़ी देर के बाद ये बेटा सरफेस ऐसा नहीं बन जाएगा, ये ऐसे करके, इस पे आप ऐसे करके प्रेशर लगा देते। आपने कहा 5 पास्कल का प्रेशर लगाया। कितने? 5 पास्कल का प्रेशर लगाया। तो अब 5 पास्कल का आपने प्रेशर लगाया, तो जिस डायरेक्शन, देखो 5 पास्कल क्या हो गया? ये बेटा मैग्नीट्यूड हो गया, और जिस डायरेक्शन में आपने लगाया उस डायरेक्शन में देखो गड्ढा हो गया ना। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हमारे फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक स्केलर हो गई और एक वेक्टर हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? तो हम लोग बेसिकली बेटा इस चैप्टर में वेक्टर क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। देखो हम लोगों ने फिजिक्स में क्या किया है, हर फिजिकल क्वांटिटी को एक लेटर से डिनोट कर दिया है। जैसे वेलोसिटी है तो v से डिनोट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट है तो x या s से डिनोट कर दिया, फोर्स लग रहा है तो F से डिनोट किया, प्रेशर है तो P से डिनोट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई? तो जो वेक्टर्स क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होगा? आपको सिंपल वो लेटर लिखना है जिससे वो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे अगर बेटा मैं फोर्स की बात करूं, किसकी बात करूं? फोर्स की। तो फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? F से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? F। तो हमने ये ऐसे करके फोर्स लिख दिया। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो और आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस लेटर के ऊपर एक एरो लगा देना है। क्या लगा देना है बेटा? एक एरो लगा देना है। ये जैसे ही आप एरो लगाओगे,
हमको ये समझ में आ जाएगा कि आप किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हो। किसके बारे में बात कर रहे हो? वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अब इसको ऐसे समझो, अगर मैं डिस्टेंस लिखता हूं, अगर मैं बेटा डिस्टेंस लिखता हूं तो मैं सिंपल x लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? x। यही डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं ऐसे ऊपर एरो लगा देता हूं, तुरंत समझ में आ जाता है कि वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट की। स्पीड और वेलोसिटी में देखो कैसे फर्क करता हूं। अगर मुझे स्पीड लिखना होता है तो मैं सिंपल v लिखता हूं, और अगर मुझे वेलोसिटी लिखनी होती है तो v के ऊपर ऐसे एरो लगा देता हूं, तो मुझे समझ में आ जाता है कि मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी यानी वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूं। इतनी बात समझ में आई? तो ये था वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन। अब ये एरो का मतलब क्या होता है इसको ध्यान से समझो बेटा। यहां पे जो आप ये एरो देख रहे हो, ये एरो बेटा दो पार्ट में है। कितने पार्ट में है? दो पार्ट में। एक तो इसके पास टेल है। क्या है? टेल है। इसको मैं हटा देता हूं। एक तो इसके पास ऐसे करके है, इसको हम बेटा टेल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल। और एक इसके पास ये है, इसको हम हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड। इसको बेटा हम कहते हैं टेल, और ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है इसको हम बेटा हेड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हेड कहते हैं। ये जो रिप्रेजेंट करता है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि किस डायरेक्शन में ये फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है। अब मान लो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, जैसे अगर क्वेश्चन में कहा गया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे इससे पहले वाले उसमें मैंने लिया, और उसमें कहा गया इसमें एक फोर्स लग रहा है जो 10 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का है? 10 न्यूटन का। तो बहुत ध्यान से समझना। और जब ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया। किस डायरेक्शन में मूव किया? नॉर्थ। तो यहां पे जो टेल है, ये पूरी टेल है, ये हमको 10 न्यूटन के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? क्योंकि 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड है ना। जो ये आप एरो देख रहे हो ये हमको डायरेक्शन बताएगा, ये हमको नॉर्थ डायरेक्शन बता रहा होगा कि जो ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है या ईस्ट डायरेक्शन या किसी भी डायरेक्शन में लग रहा हो। तो ये जो हेड है ये हमको डायरेक्शन बताएगा, और ये जो टेल है ये क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड बताएगा। इतनी बात समझ में? कई बार आदमी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि दो वेक्टर्स दिए गए हैं, मान लो जैसे दो फोर्सेस दिए गए हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कोई टेक्निकलिटी नहीं है, बट आपको जानना जरूरी है। इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा वो F1 वेक्टर था, 10 न्यूटन का था। इस पे जो फोर्स लगा वो 30 न्यूटन का था। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं कि दोनों वेक्टर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, क्या होगा? दोनों वेक्टर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होगा उनमें से टेल किसकी बड़ी होगी? अब बहुत सिंपल है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसकी टेल बड़ी होगी, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसकी टेल छोटी होगी। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब हम कुछ वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ वेक्टर्स हैं जैसे पोजीशन, ये टर्म्स आपके लिए समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जब हम लॉज पढ़ेंगे या हम आगे हमारा जो है चैप्टर जब कंटिन्यू होगा तो उसमें ये टर्म्स आएंगे, जैसे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स क्या होता है ना, एक्सियल वेक्टर क्या होता है, पोलर वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर्स क्या होता है, तो इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, कोप्लेनर, कोटर्मिनस, कोटर्मिनल। तो ये सारी चीजें आएंगी, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है इन वर्ड्स के बारे में। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। हम अब पढ़ने जा रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? टाइप्स ऑफ वेक्टर। चलो हमारा अगला टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसमें बेटा जो सबसे पहला टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोजीशन वेक्टर क्या होता है। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा?
पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, बहुत बेटा ध्यान से समझना, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। इसके लिए बेटा हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने जा रहे हैं। चलो देखो, ये हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ये वाई एक्सिस हो गया बेटा, क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा हो गया जेड एक्सिस हो गया, ये हो गया ओरिजिन हो गया। क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट P पर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये P पॉइंट पर है। कहां पे है, P पॉइंट पे है, और ये ओरिजिन से x यूनिट दूर है। कितने यूनिट दूर है बेटा, ओरिजिन से कितना है, ये x यूनिट दूर है। तो ध्यान से देखो, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बताता है कि वो ऑब्जेक्ट फिलहाल कहां पे है, प्रेजेंट किस जगह है, किससे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। अब इसको ऐसा समझिए, जैसे ये आपके कमरे की दीवार, मैं कई बार बता चुका हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबसे अच्छा होता है आपकी कमरे की वो 3 दीवारें जहां आपस में वो मिलती हैं, ऐसे करके होती है ना 3 दीवारें, एक दीवार ये होती है ना, एक ये लाइन जा रही, एक ये लाइन जा रही, एक ये लाइन जा रही, जहां पे ये तीनों मिलती हैं इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मान लो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से यहां पे, तो ओरिजिन से जब हम देखेंगे तो आपने कहा कि सर ये ओरिजिन से जो है 10 मीटर दूर है। कितने मीटर दूर है, 10 मीटर दूर है। तो आपने इस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन, यानी इस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन बता दी ना, बोलो हाँ या ना। तो वो वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता दे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, उस वेक्टर को हम कौन सा वेक्टर कहेंगे बेटा, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। यहां पे ध्यान से देखो, अगर यहां पे आप ओपी वेक्टर को देखो, इस लाइन को देखो, ये लाइन, तो क्या मैं इसको पोजीशन वेक्टर नहीं बोल सकता कि ये हमारा जो ओपी वेक्टर है कैसा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। क्यों, क्योंकि ये ओपी वेक्टर इस ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कहां पे है। अब ये 2 चीजें बता रहा है। क्या बता रहा है, पहली चीज तो ये बताया, मैग्नीट्यूड बताया। क्या बताया, पहली चीज ये क्या बताया, मैग्नीट्यूड बताया कि कितनी दूर है, कहा गया x यूनिट दूर है। अब x यूनिट में हमने मान लिया 10 मीटर मान लिया, 100 किलोमीटर हो सकता है, 99 किलोमीटर हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो सकता है, डेसीमीटर, कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड बताया। दूसरा, इस ओरिजिन से, बहुत ध्यान से समझना, इस ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है ये भी पता चल गया हमको। देखो, इस ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है ये भी पता चल गया। अब इसको थोड़ा सा ऐसे करके बना के देखते हैं। देखो, इसको आप कहते हो नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर, इसको साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अगर ओरिजिन मेरा सेंटर पे होता तो देखो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है कि नहीं, ओरिजिन से, बोलो हाँ है ना, ओरिजिन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है ना। तो आपको क्या क्या पता चल गया इस पोजीशन वेक्टर से, आपको इस पोजीशन वेक्टर से ये पता चल गया कि ओरिजिन से कितनी दूर है, x मीटर, x यूनिट है। साथ ही साथ आपको यह पता चल गया कि ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है, कहा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी उसकी लोकेशन के बारे में बताता है। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। इसके बाद अगला जो वेक्टर है उसको बेटा हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। कौन सा वेक्टर कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ध्यान से समझना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो क्या होता है। आपने एक बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही आपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया। क्या बनाया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन हो गया। एक ऑब्जेक्ट यहां पे था, इस P पॉइंट पे था। कहां पे था? P पॉइंट पे था। इस वक्त टाइम हो रहा था T। क्या टाइम हो रहा था? T। तो इसकी पोजीशन वेक्टर ये थी बेटा, ये OP वेक्टर क्या हो गया इसका? पोजीशन वेक्टर। जैसे ही टाइम T से T डैश हुआ, टाइम क्या हुआ बेटा? T से T डैश हो गया, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया P डैश पॉइंट पे। कहां आ गया? P डैश पॉइंट पे। और इसकी पोजीशन वेक्टर ये आ गई OP डैश वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है अभी, OP वेक्टर, OP डैश वेक्टर। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस करना, खिसकना। देखो बेटा, ये ऑब्जेक्ट कहां से कहां खिसका? इस P से P डैश की तरफ खिसका कि नहीं खिसका? ये ऐसे करके, ये ऐसे करके खिसका ना। तो ये जो P डैश वेक्टर है बेटा, इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। कैसा वेक्टर कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो हमको ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना चला और किस डायरेक्शन में चला। क्या क्या बताता है? सबसे पहले तो आपको डिस्प्लेस, देखो अगर आप P से P डैश की वैल्यू निकालो तो आपको ये पता चल जाएगा ना कि पहले ऑब्जेक्ट कहां था और वहां से कितनी दूर चल के गया। यहां पे क्या आपको ये पता चल रहा था क्या कि ऑब्जेक्ट चल के कितनी दूर गया? नहीं, यहां पे ऑब्जेक्ट एक जगह पे था, मूवमेंट नहीं हो रहा था। यहां पे ऑब्जेक्ट मूव किया, एक जगह से दूसरी जगह मूव किया। तो आपको ये पता चल गया कि एक ऑब्जेक्ट कहां से कितनी दूर चल के गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिस वेक्टर से आपको यह पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी इनिशियल पॉइंट से किसी फाइनल पॉइंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट किया। एक तो यह पता चलता है। दूसरा, आपको डायरेक्शन भी पता चलता है कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया। मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर मैं इसको देखूं तो यहां पे बेटा OP की बात करूं, OP वेक्टर की बात करूं, चाहे OP डैश वेक्टर की बात करूं, दोनों पोजीशन वेक्टर हैं। कैसी वेक्टर हैं? पोजीशन वेक्टर हैं, क्योंकि वो ओरिजिन से उनकी लोकेशन बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। लेकिन अगर मैं P डैश वेक्टर की बात करूं तो ये क्या है? ये एक ऐसा वेक्टर है जो मुझको ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में कितना डिस्प्लेस किया, पहली चीज। दूसरा, हमको यह बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया। तो ऐसे वेक्टर को हम बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, इसके बाद हम जो बेटा वेक्टर डिस्कस करने वाले हैं उसको हम पोलर वेक्टर कहते हैं। कैसा वेक्टर कहते हैं बेटा? पोलर वेक्टर कहते हैं। ध्यान से समझिए बेटा, पोलर वेक्टर क्या होता है। थर्ड है हमारा पोलर वेक्टर। क्या होता है? देखो बेटा, पोलर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट हो। अभी केवल लैंग्वेज समझिए, एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। पहली चीज, या तो उस वेक्टर का अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट हो। कैसा पॉइंट हो बेटा? स्टार्टिंग पॉइंट हो, या फिर वो जिस पॉइंट पे लग रहा है और जिस काम के लिए लग रहा है वो काम शुरू हो जाए, यानी उसके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। क्या हो? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, जैसे फोर्स। क्या बेटा? फोर्स।
कि देखते हैं कि फोर्स कैसे पोलर वेक्टर है, फोर्स कैसे पोलर वेक्टर है, इसको ध्यान से समझते हैं। मान लो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाना शुरू किया, बोलो है ना, तो ये आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया? 10 न्यूटन का। अब देखो, सबसे पहले तो ध्यान से देखो, ये पोलर वेक्टर कैसे होगा? पोलर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके पास या तो स्टार्टिंग पॉइंट हो या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, यानी जिस पॉइंट पे लग रहा हो और जिस पॉइंट पे लगा हो और जिस पर्पस के लिए लग रहा हो वो पर्पस शुरू हो जाए। जैसे अगर मैंने कहा कि मेरे हाथ में ये जैसे मेरे पास एक सरफेस है और इस सरफेस पे ये कप रखा हुआ है। अब अगर मुझे इस कप को मैंने ऐसे किया और मैंने इसको ऐसे करके इस पे फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, तो देखो यहां पे जैसे ही मैंने इस पे फोर्स लगाया ये मूव करने लगा ना, बोलो है ना। तो ये इसका पॉइंट है, मैं कह सकता हूं स्टार्टिंग पॉइंट भी है, बोलो है ना भाई। इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इस फोर्स का स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से तो होगा, ऐसा तो हो नहीं कि फोर्स यहां लगाया स्टार्टिंग पॉइंट यहां होगा, स्टार्टिंग पॉइंट भी यहीं पे है। तो इस फोर्स के पास स्टार्टिंग पॉइंट आ गया अपना, वेरी गुड। अब मैंने जैसे ही इसको प्रेस करना शुरू किया, तो फोर्स का काम क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करना, अपनी जगह से डिस्प्लेस करना, अपनी जगह से हटाना, ये फोर्स का काम है। तो जैसे ही मैंने इसको इस पे वो लगाया, तो फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी यानी वेक्टर है जो इस ऑब्जेक्ट पे लगा और अपना काम शुरू कर दिया। फोर्स का काम है कि ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना, भाई मैंने इस जगह लगाया, डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई बेटा? कैसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई बेटा? पोलर वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? पोलर वेक्टर है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पोलर वेक्टर के और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। मेरी बात समझ में? तो पोलर वेक्टर समझ में आ गया। सबसे पहले आपने पोजीशन वेक्टर पढ़ा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, और पोलर वेक्टर आपने पढ़ा। अब दूसरा समझिए, दूसरा मेरे पास जो दूसरा मेरे पास टाइप है उसको हम बेटा एक्सियल वेक्टर कहते हैं। कौन सा वेक्टर कहते हैं बेटा? एक्सियल वेक्टर कहते हैं। बेटा एक्सियल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो जिस पॉइंट पे लग रहा हो, तो एक रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट कर रहा हो। क्या क्रिएट कर रहा हो? एक रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट कर रहा हो, उसको बेटा हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। कैसा वेक्टर कहते हैं? एक्सियल वेक्टर कहते हैं। अब जैसे मान लो कि आपके पास क्या कहते हैं, जैसे आपने एक पत्थर लिया और पत्थर को धागे में लपेट के घुमाना शुरू कर दिया। तो ये आपने पत्थर लिया, बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये आपने एक पत्थर लिया और इस पत्थर को आपने धागे से लपेट दिया, एक थ्रेड से ऐसे करके आपने इसको लपेटा और इसको घुमाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही आप इसको घुमाना शुरू करोगे, ये कैसा पाथ बना रहा होगा? सर्कुलर पाथ बना रहा होगा। कैसा पाथ बना रहा होगा? सर्कुलर पाथ। तो ये ऐसे करके ये सर्कुलर पाथ घुमाना शुरू किया और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे करके इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब मान लो ये यहां पे था, ए पॉइंट पे था, मान लो ये यहां पे आ गया, बी पॉइंट पे आया, या मान लो ये यहां पे है, सी पॉइंट पे है, या मान लो ये डी पॉइंट पे है। अच्छा, इसका डायरेक्शन चेंज कर लो, नहीं आप लोग हो जाओ कंफ्यूज कि एरो बनाया है ऊपर और एबीसीडी नीचे से शुरू किए हैं, तो इस डायरेक्शन में मान लो मूव कर रहा है। और हर डायरेक्शन में आपको इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता करनी है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो किसी सर्कुलर पाथ पर अगर आपको किसी भी फिजिकल कोई ऐसे वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन आपको देखना, जैसे इस पे वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो अगर मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना होगा तो मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। क्या ड्रॉ कर दूंगा? टेंजेंट। मुझे इस जगह वेलोसिटी का डायरेक्शन निकल गया। अगर ए पॉइंट पर मुझे ये देखना है कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये क्या हो गया? वी ए वेक्टर। अगर मुझे इस जगह, सॉरी यार डायरेक्शन उल्टा कर दिया, चलो इसको इधर ही घुमाओ, ये इधर ही साइड घूम रहा है।
ठीक है, अगर मुझे इस डी पॉइंट पे देखना हो तो मैं ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, ये बी डी हो गया। अगर मुझे इस पॉइंट पे देखना हो तो मैं ऐसे करके कर दूंगा, इसको मैंने कहा ये वी सी वेक्टर हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको डायरेक्शन पता चल रहा है ना? तो ये वी बी वेक्टर, वी ए वेक्टर, वी डी वेक्टर, वी सी वेक्टर, ये कैसा वेक्टर है? ये एक ऐसा वेक्टर है जो जिसको हम एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। कौन सा वेक्टर बोलेंगे? एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कैसा इफेक्ट क्रिएट करता है बेटा? रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपको पता चल गया बेटा पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बताता है। पोजीशन से मतलब है कि आप उसकी लोकेशन के बारे में पढ़ रहे हो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में ये बताता है कि वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्प्लेस किया है और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है। यह आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पता चल जाता है। फिर इसके बाद जो वेक्टर आता है पोलर वेक्टर आता है। पोलर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो हमको ये बताता है कि उस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और जिस पॉइंट पे वो लग रहा है क्या एप्लीकेशन, जिस काम के लिए उसका एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन शुरू हुआ कि नहीं हुआ, हमको ये पता चल जाता है। फिर एक्सियल वेक्टर आता है, यानी एक्सियल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कहते हैं कि एक रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करता हो। क्या क्रिएट करता हो? रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करता हो। अब इसका एक्सियल वेक्टर में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या टॉर्क एक्सियल वेक्टर होगा? टॉर्क एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है क्या टॉर्क वेक्टर है कि नहीं, कि स्केलर है। अगर वो वेक्टर है तो वो वेक्टर में क्या एक्सियल वेक्टर कहलाएगा? ये आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। चलिए, इसके बाद हम जो वेक्टर डिस्कस करेंगे वो है जीरो वेक्टर डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझिएगा बेटा कि जीरो वेक्टर क्या होता है। जीरो वेक्टर जीरो वेक्टर, अच्छा नाम से ही समझ में आ रहा है जीरो वेक्टर। इसको हम बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो लिखते हैं, इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर बेटा देखो, जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। बहुत ध्यान से समझना बेटा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बेटा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो आर्बिट्री होगा। क्या होगा? आर्बिट्री होगा। आर्बिट्री का मतलब है किसी भी डायरेक्शन में, रैंडम कोई भी डायरेक्शन, आर्बिट्री। क्यों आर्बिट्री? इसको ध्यान से समझो। मान लो जैसे ये मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा। मान लो जैसे मैंने ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया ऐसे करके, ठीक है, ये y एक्सिस था, ये x एक्सिस था, ये z एक्सिस था, ये है ओरिजिन। क्या है? ओरिजिन। एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे ही रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? ओरिजिन पे ही है। तो मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट था P जो कहां पे है? ओरिजिन पे ही है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि OP वेक्टर क्या होगा तो आप कहोगे सर OP वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? पोजीशन, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि OP वेक्टर की लेंथ कितनी है तो आप 0 मीटर या 0 यूनिट बताओगे कि नहीं बताओगे? बोलो हाँ या ना। कोई कंफ्यूजन? 0 यूनिट का मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो है, उसी जगह पे है। कहीं मूव किया क्या? अगर ये x की तरफ मूव करता तो इसकी वैल्यू बढ़ती, y की तरफ मूव करता तो भी बढ़ती, z की तरफ मूव करता तो भी बढ़ती, या इनमें से किसी भी प्लेन में मूव कर रहा होता तो भी बढ़ती। लेकिन वो तो ओरिजिन पे ही रखा हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? जीरो। और डायरेक्शन की बात देखो, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन में किसी भी तरफ मूव कर सकता है ना, चाहे इधर मूव करा दो, चाहे इधर मूव करा, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, कहीं भी मूव करा दो। तो इसका डायरेक्शन तो आर्बिट्री हो गया, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना। तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, जीरो लिख दो, उसके ऊपर वेक्टर लगा दो, उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन क्या होता है? आर्बिट्री होता है। अच्छा ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज आती है, हमको इसकी नीड पड़ी क्यों भाई? ना तो इसके पास मैग्नीट्यूड है प्रॉपर,
भाई जीरो मैग्नीट्यूड है ना, इसका डायरेक्शन डिसाइडेड है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, आर्बिट्री है इसका डायरेक्शन, तो हमको नीड क्यों पड़ी? अच्छा, नीड क्यों पड़ी इसको ध्यान से समझो। अगर मैं अभी स्केलर मैं आ जाऊं ऑर्डिनरी एल्जेब्रा में, आ जाऊं किस में आ जाऊं? ऑर्डिनरी एल्जेब्रा में आ जाऊं। देख, अगर मैंने लिखा a की वैल्यू b के इक्वल है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर a और b दोनों बराबर हैं तो a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा? बोलो हाँ ना? भाई b को इधर कर दो, इधर जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर यही चीज मैंने ऐसे लिखा कि दो वेक्टर्स की वैल्यू a वेक्टर और b वेक्टर दोनों की वैल्यू सेम है, तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, या फिर b वेक्टर माइनस a वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? यहां पे जो क्वांटिटी आनी चाहिए वो तो वेक्टर ही आनी चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर का डिफरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या आएगा? उसको वेक्टर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेक्टर ही होना चाहिए। इसीलिए ये डिसाइडेड किया गया कि एक वेक्टर की जरूरत है जिसको हमने जीरो वेक्टर नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? जीरो वेक्टर। अब ये जीरो वेक्टर जब डिस्कवर हो गया तो देखो मेरे लिए कितना आसान हो गया। a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो वेक्टर। b माइनस ए की जीरो वेक्टर। a और b दोनों इक्वल थे। a और b दोनों क्या थे? इक्वल थे। इसीलिए इन दोनों को जब माइनस किया तो जो मैग्नीट्यूड आया वो जीरो आया। क्या आया? जीरो आया। अब जब वो हाई इसी पॉइंट पे रखा है तो डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है। डायरेक्शन क्या हो सकता है? किसी भी तरफ हो सकता है। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जीरो वेक्टर। अच्छा, जीरो वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे अब सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो मैं इस जीरो वेक्टर में कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दूं। क्या कर दूं? रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दूं। देखो पहली प्रॉपर्टी कि अगर आप किसी जीरो वेक्टर में, मान लो आपके पास कोई रियल नंबर है x। क्या है? x। उसको आपने जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। क्या किया? मल्टीप्लाई किया। किसी रियल नंबर को किसी जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो भी वैल्यू आएगी वो जीरो वेक्टर आएगी। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना? ठीक। दूसरा, अब अगर आप किसी जीरो वेक्टर में कोई वेक्टर ऐड करते हो, जैसे a वेक्टर है उसको आप जीरो वेक्टर में ऐड करते हो, तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो वही वेक्टर मिलेगा जो आप ऐड कर रहे हो। देखो जीरो वेक्टर में a वेक्टर ऐड किया तो क्या मिला? थर्ड, अगर आप किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वही वेक्टर आएगी जो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? बोलो हाँ ना? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अगर आप किसी वेक्टर में, बहुत ध्यान से समझना, अगर आप इसको ध्यान से समझ लो, अगर आप किसी वेक्टर में, फोर्थ है, अगर आप किसी वेक्टर में जीरो मल्टीप्लाई करो, जीरो वेक्टर नहीं जीरो मल्टीप्लाई करो, जैसे जीरो इंटू ए वेक्टर, तो अगर आप किसी वेक्टर में जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? जीरो वेक्टर आएगी। क्या आएगी? जीरो वेक्टर। जीरो मत लिख दीजिएगा, क्या आ जाएगी? जीरो वेक्टर आएगी। इसको यहां पे बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। किसी वेक्टर में जीरो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आप क्या कहोगे? जीरो वेक्टर कहोगे। तो ये था बेटा क्या? ये था हमारी टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, और टाइप्स ऑफ वेक्टर में ये जीरो वेक्टर के बारे में था। जीरो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है। आगे आने वाले एप्लीकेशंस में आपको ये समझ में आएगा जीरो वेक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। बहरहाल मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया कि जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड जीरो होगा और डायरेक्शन आर्बिट्री होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे इक्वल वेक्टर क्या होता है ना, टर्मिनल वेक्टर क्या होता है, टर्मिनस वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, पॉजिटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।